हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज की वीडियो में हम लोग एक हिंदी का टेस्ट देने वाले हैं सभी टेट एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने और भी टेस्ट की प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है क्रम का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अक्रम, निक्रम, व्यतिक्रम और सक्रम। तो आप क्या कीजिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, हम सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्यतिक्रम। क्रम का जो विलोम होता है वो होता है व्यतिक्रम। अब पूछा है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, अदृश्य, दृश्य, निश्चित या स्थूल। तो सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो होता है स्थूल। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। राकापति किसका पर्यायवाची है, चांदी का, सूर्य का, इंद्र का या चंद्रमा का। तो जो राकापति होता है वो इनमें से पर्यायवाची है चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना या उल्टा पुल्टा करना। तो इनमें से जो इसका सही आंसर है वो है सी, प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में अलंकार है। मतलब ये जो टेंस दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में कहा गया है विभावना अलंकार, बी में कहा गया है अतिशयोक्ति, सी में असंगति और डी में मानवीकरण। तो ये जो विभावना अलंकार होता है ये तो होता है कि बिना कारण ही कुछ हो जाना, तो ऐसा तो कुछ उसमें नहीं है। अतिशयोक्ति होता है कि बढ़ा चढ़ा के कहना, तो इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है। असंगति होता है कि जैसे काम तो कहीं और हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। जैसे घाव मेरे पीर रघुवर के, तो ये मतलब घाव तो मेरे लगे हुए हैं लेकिन दर्द जो हो रहा है वो रघुवर को हो रहा है, तो ये असंगति होता है। अब मानवीकरण, तो ये मानवीकरण है। देख लो साकेत नगरी यह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पे मानवीकरण क्या होता है कि किसी निर्जीव चीज़ को सजीव में दर्शाना। तो अभी साकेत नगरी है इसमें, तो इसको दर्शाया गया है यहाँ पर सजीव की तरह के, गगन में मिलने जा रही है स्वर्ग से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र या क्षेत्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये तो सबको पता ही है, ये सही आंसर होगा क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को। तो जब 2 वर्णों का मेल होता है और उससे जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनमें से संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो उसको कहा जाता है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद होगा, पो प्लस इत्र, प प्लस इत्र, पव प्लस इत्र, पवि प्लस इत्र। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पो प्लस इत्र। अभी ये संधि कौन सी है, तो ये संधि है अयाधि संधि, जिसमें क्या होता है कि प और ई मिलते हैं तो व बन जाता है। पौनी मतलब ओ और ई मिलके व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का संधि विच्छेद महो प्लस ईस, मही प्लस ईस, महा प्लस ईस या मही प्लस ईस। तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मही प्लस ईस। तो मही प्लस ईस, अब ये संधि कौन सी है, तो ये है दीर्घ संधि कि ई प्लस ई इज इक्वल टू ए उसमें हो रहा है, ये हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम हंस रहा है में क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें हमें कुछ टेंस में कुछ कर्म दिखता होता है कि कुछ कर्म हो रहा है। अकर्मक क्या होती है,
अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं हो रहा होता है। इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो सकर्मक क्रिया जो होगी ना वो हमें आंसर देती है क्या का, कि क्या हो रहा है। मतलब शुभम हंस रहा है तो क्या कर रहा है? हंस रहा है। अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि क्या का उत्तर नहीं दे, मतलब नहीं, हमें करना क्या है, शुभम हंस रहा है तो हम पूछेंगे क्या हंस रहा है, तो वो तो कोई जवाब नहीं बनाना, हंस रहा है, तो अकर्मक क्रिया में ये सही हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे क्या और किसे का उत्तर दे पाए। मान लो कि गीता विशाल को किताब पढ़ा रही है, तो क्या पढ़ा रही है? किताब। किसे पढ़ा रही है? विशाल को। और एक होती है संयुक्त क्रिया। तो अभी इसमें सकर्मक क्रिया की शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है, इसमें क्या का उत्तर हमें नहीं मिल पाएगा कि शुभम क्या हंस रहा है, तो इसलिए ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में आपकी होती हैं 24 मात्राएं। अब जो बाकी के ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं। ये 16 ये होती हैं चौपाई में, और ये 24 रोला में होती हैं, 26 होती हैं गीतिका में, और 28 होती हैं हरि गीतिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बड़ा घर मुझे पसंद है में बहुत है, मतलब ये वाला बहुत, ये इसमें क्या है, क्या प्रेजेंट कर रहा है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है तो नहीं, प्रविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या विशेषण है? तो विशेषण क्या है इसमें? बड़ा। ये विशेषता बता रहा है घर की कि बड़ा घर मुझे पसंद है। बहुत क्या है? ये बड़े की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये है प्रविशेषण। तो ऑप्शन बी प्रविशेषण यहाँ पर सही हो जाएगा। सी में आते हैं, मैं अपने घर जाता हूँ में सर्वनाम है। तो मैं अपने घर जाता हूँ में सर्वनाम कौन सा? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसमें मैं की बात हो रही है, अपने लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 8, 6 या 2? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। हिंदी के कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हिंदी में वचन होते हैं 2। जो हम 3 वचन पढ़ते थे, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये किस में होते थे? ये होते थे हमारे संस्कृत में, लेकिन जो हिंदी में वचन होते हैं वो 2 वचन होते हैं। बंगाल में गंगा नदी की एक धारा नदी से अलग हो जाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? तो ये जो संप्रदान कारक होता है इसमें के लिए और को आता है और देने का भाव होता है, तो इसमें देने का भाव तो है नहीं, अलग होने का भाव है। संबंध कारक में क्या होता है? का, की, के, रे, री इन शब्दों का प्रयोग होता है, संबंध को दर्शाया जाता है। अधिकरण में क्या होता है? स्थान या समय का पता चलता है। अपादान में क्या होता है? अपादान में अलग होने का भाव आता है। तो यहाँ पे ये गंगा नदी अलग हो रही है कि एक धारा अलग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में शिक्षक है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संप्रदान कारक? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में शिक्षक क्या है? शिक्षक है कर्ता कारक, ने का लोप हो रहा है तो इसलिए ये है कर्ता कारक। कर्म कारक में जो होता है वो को होता है कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ने है तो इसलिए कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? अधकिला फूल, प्रियप्रवास, वैदेही या प्रेम पथिक? तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है वो है प्रेम पथिक, और ये जो बाकी 3 रचनाएं हैं अधकिला फूल, प्रियप्रवास, वैदेही, ये हैं हरिओध जी की। अब हमसे पूछा है 19 क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? श, व, श, ह। तो इनमें से जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है वो है व।
य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि ये जो श है ये ऊष्म व्यंजन है, छ जो है संयुक्त व्यंजन है, ह ऊष्म व्यंजन है। स्वतंत्र उच्चारण वाले स्वर कितने होते हैं? तो स्वर वैसे तो 13 पढ़ते हैं हम, लेकिन जो स्वतंत्र उच्चारण वाले स्वर होते हैं वो होते हैं 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो आधुनिक हिंदी को जो पुरानी हिंदी है वो कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने गद्य काल को कहा है, और इन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है, और इन्होंने क्या कहा है? आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। और आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब देखते हैं हम, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? तो निराला को माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें माना जाता है पलायनवादी। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन करें। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इनमें से भाव कहाँ पे प्रकट हो रहा है? तो भाव प्रकट हो रहा है ऑप्शन बी में, कि यहाँ बैठा नहीं जाता। यही इसका राइट आंसर होगा। 24 क्वेश्चन पे आते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, 434 से 351, 443 से 153 या 334 से 153 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है हमारे संविधान में। यहाँ पर अब ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके ये पैरा पढ़ लीजिए। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन है, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है निशस्त्रीकरण, आधुनिक शास्त्रों का विनाशकारी प्रभाव, एटम बम की शक्ति, आतंक और विश्व विनाश का भय। तो अगर आपने गद्यांश पढ़ लिया है ये, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर है निशस्त्रीकरण शीर्षक जो होगा। अब आते हैं हम, व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। इस वाक्य में आसन्न का अर्थ क्या है? अवश्य घटित होने वाला, कुछ समय के बाद घटित होने वाला, किसी क्षेत्र विशेष में घटित होने वाला, या कभी न घटित होने वाला। तो आसन्न का जो अर्थ होता है कि डेफिनेटली ये होना ही होना है, मतलब अवश्य घटित होने वाला। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्र बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो अमेरिका ने दी, अमेरिका की विजय ने दी, जापान के विनाश ने दी, या बड़े देशों के पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने? तो ये दी थी जापान के विनाश ने, क्योंकि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जापान एक बहुत बड़ी पावर थी और बहुत सारी आर्मियाँ डिफीट की इसने। लेकिन जब अमेरिका की विजय हुई जापान पर और जापान का विनाश हो गया, तो इससे सभी देशों को लगा कि हमारे पास भी शस्त्रास्त्र होने चाहिए, जिससे कि हमारी आर्मी मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो भयंकर विनाशशीलता से, जापान के पराजय से, या बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? तो ये हुआ था जापान की पराजय से, क्योंकि पहली बार जब एटम बम का प्रयोग हुआ तो जापान की उसमें हार हुई थी और अमेरिका जीत गया था। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेना में कमी करने के लिए, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, या पारस्परिक भय के कारण? तो अभी जो शस्त्रास्त्र बन रहे हैं वो बन रहे हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। पहले उन्होंने अपनी आर्मी को विकसित करने के लिए बनाए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी ऐसे टेस्ट या प्रैक्टिस सेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।